हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 2 जो मुद्रा और बैंकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज लास्ट चैप्टर होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये वीडियो नंबर 8 है और यूनिट 2 का जो चैप्टर नंबर 22 है जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग प्रणाली। इस वीडियो में हम लोग इसको करने वाले हैं और इसको करने के बाद हम लोगों का ये जो यूनिट था मुद्रा और बैंकिंग वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ हम लोगों का 3 यूनिट बचेगा। उन 3 यूनिट में सबसे पहले हम आप लोगों को बजट वाला यूनिट पढ़ाएँगे, क्योंकि बजट का सिर्फ एक चैप्टर है और वहाँ से एग्ज़ाम में आपको 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इसके बाद हम लोग पहले बजट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 2 और यूनिट होगा, यानी मोटा-मोटी और 5-6 वीडियो आएगा। इसमें पूरा हम लोग का समष्टि अर्थशास्त्र भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गया है। सबका वीडियो यूट्यूब में आ रहा है, तो एमसीक्यूज़ को भी ज़रूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर, साथ ही साथ 100 टेस्ट सीरीज, 100 मैराथन एमसीक्यू आप लोगों को करवाएँगे, वो करना, ताकि इकोनॉमिक्स में हम लोगों का 80-90% बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक? तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि भारत का जो बैंकिंग प्रणाली है, उस बैंकिंग प्रणाली में सुधार किस तरीके से हुआ। आज के समय में हम लोग जिस तरीके से बैंक को देख रहे हैं, यानी बैंक जो इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, बैंक जो इतना आगे बढ़ चुका है, बैंक जो इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एक्चुअल में पहले बैंक ऐसा नहीं था। भारत में जितने भी बैंक्स थे, उन बैंकों में कई सारे कमियाँ थी, उन बैंकों में कई सारी बुराइयां थी और बैंक अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो किस तरीके से बैंकों में जो भी कमी थी, उन कमी को सुधारा गया। सुधारने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे भारत का बैंकिंग व्यवस्था सुधरा। साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए किन-किन समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों ने भारत के जितने भी बैंक से उन बैंकों को सुधारने के लिए क्या-क्या सुझाव केंद्र सरकार या आरबीआई को दिए और आरबीआई ने क्या-क्या कदम उठाया, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है? चलो, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, देखो इसको अच्छा से समझना, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा-सा हम और बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए। देखो, देखिए, यहाँ लिखे हम लोग भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सुधार। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। यानी कि जो भारत का केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ-साथ आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम इन्होंने उठाया था। देखो, हम जैसे शुरू से में बोले ना कि भारत का बैंकिंग व्यवस्था आज जैसा है, आज से कई साल पहले ऐसा नहीं था। कई कमियाँ थी। झा भारत का जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो अच्छे तरीके से चलता ही नहीं था, पूरा खराब हो गया था। तो इसको सुधारने के लिए 4 अलग-अलग समितियों का गठन किया गया। सबसे पहले जो समिति का गठन हुआ था, एक्चुअल में सबसे पहले तो हुआ था गोइपोरियन समिति, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट समिति के बारे में हमको जानना है, नरसिम्हा समिति। सबसे पहला नरसिम्हा समिति जो 1991 को इसका गठन हुआ था। दूसरा गोइपोरियन समिति 1990 में इसका गठन किया गया था। तीसरा, ये नरसिम्हा समिति को फिर से एक बार जिम्मा दिया गया था, जिसका नाम रखा गया नरसिम्हा समिति द्वितीय, जो 1998 को बना था, और वर्मा समिति 1999 को बना था। इसके बाद बैंकिंग लोकपाल योजना जो 1995 को बना था। ये वो समिति है, एक्चुअल में ये 4 इंपॉर्टेंट समिति है, जिसको भारत का बैंकिंग व्यवस्था सुधारने का जिम्मा मिला था। इन चार समितियों को, ठीक है? अब एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि इन चारों समितियाँ क्या था और इन चारों समितियों ने सरकार को या आरबीआई को बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए कौन-कौन सा सुझाव दिया और बैंकों के द्वारा उन कमियों को सुधारने के लिए कौन-कौन सा कदम उठाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर कुछ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नरसिम्हा समिति। सबसे इम्पोर्टेंट है नरसिम्हा समिति। डेट ज़रूर याद रखना कि किस समिति को कब बनाया गया था, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले हम लोग नरसिम्हा समिति के ऊपर पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ना आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्ज़ाम में ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरसिम्हा समिति के द्वारा दिए गए सुझावों को बताओ। डायरेक्ट बोलेगा। तो देखो, नरसिम्हा समिति क्या था, अच्छा से समझना। बोल रहा है यहाँ पे, भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कमी एवं उनमें सुधार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर
श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में 14 अगस्त 1991 को 19 सदस्य समिति का गठन किया था। यानी 1991 में जो समिति बनाया गया था, उस समिति का अध्यक्ष किसको रखा गया था? एम नरसिम्हा को। और एम नरसिम्हा क्या थे? वो उस समय आरबीआई के गवर्नर जनरल रह चुके थे। आरबीआई का गवर्नर मतलब जिसका नोट में सिग्नेचर होता है। कभी देखना भारत का नोट उसमें सिग्नेचर होता है ना, वो आरबीआई का गवर्नर का होता है, ठीक? तो वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, तो उनकी अध्यक्षता में मतलब उनको हेड बनाया गया और एक समिति का गठन किया और उस समिति में टोटल 19 सदस्य थे और इन सदस्यों को जिम्मा दिया गया कि भाई तुम लोग ना एक काम करो, देखो कि कौन-कौन सा भारत का बैंकिंग में कौन-कौन सा कमी है, किस तरीके से उन कमियों को दूर करेंगे, जिससे भारत का बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो और अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। इसके बाद इन समितियों ने क्या किया? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर 1991 को पूर्व वित्त मंत्री, उस समय जो वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, और उस समय मनमोहन सिंह जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है? मनमोहन सिंह को प्रस्तुत कर दी थी। 17 दिसंबर 1991 को यह रिपोर्ट सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में समिति ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कमियां और उनको सुधारने के प्रमुख सुझाव दिए थे। अब देखो, इस समिति ने यानी नरसिम्हा समिति जो था, ये बैंकिंग व्यवस्था में क्या-क्या कमी है और उन कमियों को किस तरीके से दूर करेंगे, उसके लिए सुझाव दिया। तो देखो, सबसे पहला सुझाव नरसिम्हा समिति ने क्या दिया? नरसिम्हा समिति की सिफारिश अथवा सुझाव। सबसे पहला सुझाव दिया कि बैंकिंग संरचना में 4 स्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत में बैंकिंग को चलाना है ना, तो बैंकिंग को 4 स्तरों में बाँट दो। हर बैंकों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, बैंकों को 4 स्तरों में बाँट दो। सबसे पहला बोला 3 या 4 अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बैंक होने चाहिए भारत में, 8 या 10 यानी 8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए। इसके बाद क्षेत्रीय बैंक अलग होना चाहिए और ग्रामीण बैंक अलग होना चाहिए। 4 कैटेगरी में बैंक को बाँट दो। पहला सुझाव था, ठीक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। देखो, चलो जी, नेक्स्ट क्या सुझाव दिया उन्होंने? दूसरा सुझाव था बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी के लिए आरबीआई के दिशा निर्देश में एक अर्ध स्वायत्त संस्था यानी कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जितना भी भारत में बैंक्स है, देखो आरबीआई तो कंट्रोल करेगा, लेकिन आरबीआई हमेशा तो काम नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई अपने अंडर में एक ग्रुप बनाएगा, एक डिपार्टमेंट बनाएगा और उस डिपार्टमेंट का काम होगा कि भारत में जितने भी बैंक्स है, उन सारे बैंकों को ये कंट्रोल करे, ताकि हर किसी का रिकॉर्ड आरबीआई के पास हो। और इसके लिए एक आरबीआई के दिशा निर्देश पे एक अर्ध श्वेत संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा था। तीसरा, बैंकों के शाखा लाइसेंसिंग पद्धति को खत्म किया जाना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट में यह बोला गया कि देखो, अगर विकास करना है बैंकों का, तो जो लाइसेंसिंग सिस्टम है कि भाई अगर किसी को कहीं बैंक खोलना है या कहीं किसी को अगर ब्रांच खोलना है ना, तो बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग चाहिए। ये सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो सर्टिफ़िकेट चाहिए, इसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या बोला गया? लाइसेंसिंग पद्धति को खत्म कर दो। इसके बाद पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो का लक्ष्य 8% पर निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्ष 1991 से 92 से वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में धीरे-धीरे कमी की जानी चाहिए और अगले 5 वर्षों में इसे 25% तक घटाकर कर देना चाहिए। छठा सिफारिश था उनका कि वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सातवां था ब्याज दरों का नियमन समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती कमेटी यानी कि 1985 में जो चक्रवर्ती कमेटी ने जो सुझाव दिया था, उसको अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों का प्रबंधन मंडल आरबीआई के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी व्यापारिक बैंक होंगे, उन बैंकों को कैसे चलाना है, क्या-क्या काम होगा, क्या-क्या निर्णय होगा, इसके ऊपर आरबीआई का कोई हस्तक्षेप ना हो। यानी उन बैंकों को भी आज़ादी मिले कि वो बैंक अपना काम अपने तरीके से कर सके। ठीक? इसके बाद देखो, और 2 सुझाव है। बैंकों पर वित्त मंत्रालय के नियंत्रण को समाप्त करके इसका पूर्ण नियंत्रण आरबीआई को दे देना चाहिए। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी इंडिया में बैंक है,
उन बैंकों को अगर वित्त मंत्रालय कंट्रोल करता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो उसको हटा करके, इनको हटा करके सारे बैंकों का कंट्रोल किसको दे देना चाहिए? सारे बैंकों का कंट्रोल आरबीआई को दे देना चाहिए। आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल करे, सरकार का कोई हस्तक्षेप उसमें ना हो। पूंजी बाजार की क्रिया को अधिक सरल बनाया जाना चाहिए। जो भी पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, उसको और ज़्यादा सरल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूंजी बाजार से जुड़ सके। ठीक है? चलो आगे। तो ये हम लोग का नरसिम्हा समिति का सुझाव था। अब नरसिम्हा समिति के बाद आते हैं गोइपोरियन समिति। गोइपोरियन समिति जिसका गठन 1990 को हुआ था। अब सुनो, बोला गया है गोइपोरियन समिति को क्यों बनाया गया और इन्होंने क्या सुझाव दिया? बोला गया है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए 1990 में आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री एम.एन. गोइपोरियन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत किया। देखो, गोइपोरियन समिति का काम था कि जितना भी कंप्लेन बैंकों में ग्राहक लेकर के आता है, यानी अगर कोई ग्राहक बैंक में आ रहा है, तो ग्राहक को कौन-कौन सा दिक्कत हो रहा है, ग्राहकों का कौन-कौन सा शिकायत है, ग्राहकों को कौन-कौन सा असुविधा हो रहा है, तो ग्राहकों के शिकायतों को किस तरीके से दूर करेंगे और उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाना चाहिए, ये सुझाव देने का काम गोइपोरियन समिति को सौंपा गया। ठीक? अब देखो, गोइपोरियन समिति के सुझाव अथवा सिफारिशें, देखो इन्होंने क्या सजेशन दिया सरकार को। पहला, नकद भुगतान कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घंटों में वृद्धि की जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि देखो, अगर ग्राहकों का शिकायत है, तो उन ग्राहकों का शिकायत दूर करने के लिए भुगतान कार्यों को छोड़कर, यानी कि जो पैसा पेमेंट होता है, उसको छोड़ के जितना भी बैंकों का काम है, उसके घंटों को बढ़ा दो। यानी कि अगर कर्मचारी ज़्यादा काम करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों को दूर कर सकता है। दूसरा, बैंक काउंटर समय पर खोलने हेतु बैंक स्टाफ का कार्य समय में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए और बोला गया कि अगर बैंक खुलने का समय अगर 10 बजे से है, तो उसके स्टाफ को 10 बजे से पहले बैंक में पहुंच के रहना है, या तो 9 बजे या साढ़े 9 बजे बैंक पहुंच जाना है और अपना काउंटर खोल के रेडी करके स्टार्ट करना है। जैसे 10 बजेगा वैसे उसको काम स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि अगर 10 बजे से काम है, तो मार एकदम बाबू वीआईपी एकदम 10 बजे बैंक पहुंच रहा है, तब तो बैंक का ताला खुलेगा, बैंक का शटर उठेगा, गेट खुलेगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, रिबूट होगा, सिस्टम होगा, आरबीआई से कनेक्ट होगा, इसमें तो बहुत समय चला जाएगा, तब तो भाई शिकायत और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए समय से पहले पहुंचना चाहिए। ठीक? इसके बाद आगे और देखो क्या-क्या सिफारिश दिया उन्होंने। देखो, तीसरा सिफारिश था चालू खाते में ₹5000 तक के बाहरी चेक जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। यानी कोई करंट अकाउंट है, तो बाहर का 5000 तक का चेक जमा हो जाए। बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर में वृद्धि करने के साथ-साथ बैंक जमा राशियों पर कर लाभ दिया जाना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बचत खाता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बैंक जमाओं पर कर लाभ दिया जाना चाहिए, यानी बैंक जमा पर टैक्स ना काटा जाए। बैंक स्टाफ को उपलब्ध कार्य अधिकारियों का कुशलता प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और बैंक का जो मैनेजर है वो ये देखे कि उनका स्टाफ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। बाहरी चेकों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अगर एक बैंक में बाहर का चेक जमा हो रहा है, तो वो चेक जल्दी क्लियरेंस हो जाए। पता है पहले चेक को क्लियरेंस होने में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का समय लगता था। हम आज चेक जमा किए, 15 दिन, 16 दिन लगता है चेक क्लियर होने में, तो पैसा कब आएगा? तो जल्दी से ये चीज़ हो। इसके बाद बैंकों में कंप्यूटर प्रयोग को बढ़ावा देकर आधुनिकीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ हो बैंक में। बैंक में मर्यादित अवकाश, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज़ का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कर्मचारियों को जब मन करे तब छुट्टी ना दिया जाना चाहिए। बैंक के कर्मचारियों के कर्तव्यों का विस्तार किया जाना चाहिए और बैंकों के कर्मचारियों को कर्तव्य बताना चाहिए कि देख भाई, तेरा ये ड्यूटी है, तुम पब्लिक का सर्वेंट है, तुम पब्लिक के लिए काम करेगा, अपने आप को भगवान नहीं समझने लगना। ठीक है? ये सब। इसके बाद देखो दूसरी बार फिर से नरसिम्हा समिति का गठन फिर से किया गया। आप बोलोगे कि सर दूसरा बार नरसिम्हा समिति का क्यों गठन हुआ? तो दूसरा बार नरसिम्हा समिति का गठन होने का सबसे पहला कारण ये था कि जब नरसिम्हा समिति ने पहला बार अपना सुझाव 1991 में दिया, उस समय बहुत बड़ा चेंजेज़ आया भारतीय बैंकिंग प्रणाली में और आरबीआई ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
नरसिम्हा समिति का पहला सुझाव में, और उससे बैंक में सकारात्मक प्रभाव आया, सकारात्मक बदलाव आया। तो सेकंड टाइम फिर से नरसिम्हा समिति को जिम्मा दिया गया कि एक बार आप फिर से पता लगाओ कि कौन-कौन सा कमी है और उन कमियों को किस तरीके से दूर करेंगे। अगर कुछ कमी है तो बताओ, फिर से इन कमियों को सुधारेंगे ताकि बैंक हमारे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक मदद कर सके। तो इसके लिए नरसिम्हा समिति को फिर से जिम्मा मिला। तो इसी जिम्मा को बोला जाता है नरसिम्हा समिति द्वितीय, जो 1998 में उसको फिर से जिम्मा मिला। अब देखो इस सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया? नरसिम्हा समिति की पहली रिपोर्ट के बाद सरकार ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई सुधार किए थे। इन सुधारों की समीक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हुए सरकार ने 26 दिसंबर 1997 को फिर से नरसिम्हा की अध्यक्षता में ही बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति को दोबारा से गठन किया, जिसे दूसरी नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का कार्य बैंकिंग नीति, संस्थागत संरचना, पर्यवेक्षण प्रणाली, तकनीकी परिवर्तन जैसे क्षेत्र सहित अन्य संबंधित विषयों के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुविधाजनक और सुझाव देना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 को प्रस्तुत की। देखो, इस समिति को बनाया गया कई चीज़ों के लिए। बैंक में किस तरीके से काम होना चाहिए, बैंक का क्या पॉलिसी नीति होना चाहिए, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसका सुपरविज़न कैसे होगा, बैंक में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे, क्या मदद करेगा, हर चीज़ का सुझाव नरसिम्हा समिति दूसरा ने दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, नरसिम्हा समिति द्वितीय की प्रमुख सिफारिश है। अब देखो सेकंड टाइम में उन्होंने क्या-क्या एडवाइस दिया। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्तर के बैंक होने चाहिए। सबसे पहला बोला 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए। दूसरा 8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक होना चाहिए और स्थानीय बैंक होना चाहिए। ये उनका दूसरा सिफारिश में था। तो ये पहला सिफारिश था। अब आगे आते हैं, देखो। अब उसके बाद आगे उन्होंने और कौन-सा सिफारिश दिया? देखो। दूसरा, त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा के लिए बैंकों का पारस्परिक विलय। अब देखो, चूंकि त्रिस्तरीय बैंकिंग बनाना है, तो बेमतलब का जितना भी बैंक्स है, जो इधर-उधर पड़ा है, जो एकदम मरने के कगार पे है या जो बैंक चल नहीं रहा है, तो उन बैंकों को आपस में जोड़ के एक नया बैंक बनाओ, जिसको राष्ट्रीयकरण बोला जाता है, नेशनलाइजेशन। वो हो जाए। कमजोर बैंकों को मजबूत बनाना, यानी जो बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको मजबूत बनाओ। तीसरे स्तर के स्थानीय बैंक का कार्य क्षेत्र राज्य या जिलों के समूह तक सीमित होना। त्रिस्तर का जो बैंक होगा वो राज्य या जिला तक सीमित रहेगा। इसके बाद कई नियमों को बनाया जाए। आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, नेशनलाइजेशन एक्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जाए। अगर इन एक्ट्स में कुछ-कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाए। इसके बाद बैंकों का कंप्यूटरीकृत करना, सारे बैंकों को कंप्यूटर यूज करना होगा। सारे बैंकों में हर काम कंप्यूटर के माध्यम से हो। बैंकों की खराब परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के लिए एक समिति का निर्माण किया जाए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि किया जाए। बैंकों को राजनीतिक से मुक्त किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला कि कोई भी बैंक्स में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इसीलिए नोटिस करना ना, भारत में जितने भी बैंक्स है ना, उन बैंक्स में सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। उसको सरकार नहीं चलाता है। उन बैंकों का नियंत्रण आरबीआई का होता है, जो पहला सिफारिश में भी नरसिम्हा समिति ने बोला था। इसके बाद 10वां था, कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना लागू किया जाए। यानी अगर कोई भी बैंक में कर्मचारियों की संख्या अधिक हो रहा है, तो एक ऐसा पॉलिसी लाया जाए जिससे कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है। क्या ले सकता है? रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति मतलब होता है रिटायरमेंट। अपने मर्जी से कर्मचारी लोग रिटायरमेंट हो जाए। ठीक है? इसके बाद आगे, इसके बाद फिर से एक बार वर्मा समिति को जिम्मा दिया गया। अब वर्मा समिति को क्या जिम्मा दिया गया, क्या काम करने के लिए, समझो। वर्मा समिति का गठन 1999 को किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर पड़े बैंकों को पुनर्जीवित एवं उनकी पुनर्संरचना करने के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया। वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 अक्टूबर 1999 को बताया। वर्मा समिति का काम यह था कि जितना भी सार्वजनिक बैंक है, यानी जितने भी पब्लिक बैंक्स है, उन पब्लिक बैंक्स में बैंक क्यों कमजोर हो रहा है, बैंक अच्छा से चल क्यों नहीं रहा है, उनके कमियों को पता लगाओ और उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दो। इसलिए वर्मा कमेटी का गठन किया गया। अब देखो वर्मा कमेटी ने क्या सुझाव दिया। पहला, कमजोर पड़े बैंकों को फिर से मजबूत करना। उन्होंने बोला कि देख भाई,
अगर कोई भी बैंक कमज़ोर है, तो उसको फिर से उसके ऊपर काम करो। कर्मचारियों की कमी को पूरा करना, बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम है, उन संख्याओं को भरो, नए-नए कर्मचारियों को फिर से काम पे लगाओ। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के लिए समिति का निर्माण करना, यानी जो परिसंपत्ति नहीं चलता है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी क्षेत्र को बैंकों की तरह ही आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अपनाना, यानी जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, वो भी जो निजी बैंक है, यानी कि जो प्राइवेट बैंक है, इनका तरह ही ये लोग कंप्यूटर यूज करें, यानी हर काम को करने के लिए कंप्यूटरों का यूज हो, ठीक है? ये उन्होंने 2 है, ये उन्होंने 4 सुझाव उन्होंने दिया था। इसमें वर्मा समिति में बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं दिया था। इसके बाद आते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना। हाँ जी, ये क्या होता है? अगर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ दे, बैंकिंग लोकपाल योजना क्या होता है? तो देखो क्या बोलना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून 1995 से देश में बैंकिंग लोकपाल योजना लागू किया। अब आपका मन में सवाल आएगा कि सर बैंकिंग लोकपाल योजना है क्या आखिरकार? जिसमें बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी नियुक्त करने की योजना है। यानी ग्राहकों का जो भी शिकायत होगा, उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो योजना बना, वही होता है बैंकिंग लोकपाल योजना। अब तक 15 अलग-अलग क्षेत्र के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। यानी ये वो पर्सन होगा जो बैंकों में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करेगा। ठीक है? इनकी नियुक्ति नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद तथा तिरुवनंतपुरम में की गई है। 15 जगह किया गया है ना? और देखो 15 जगह, तो ये 15 जगह का नाम है। आगे बोल रहा है बैंकिंग लोकपाल योजना का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी अनुसूचित सहकारी बैंक एवं सभी वाणिज्यिक बैंकों को शामिल किया जाता है, किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जितने भी आपका निजी क्षेत्र के बैंक है, जितने भी आपका वाणिज्यिक बैंक है, निजी क्षेत्र का हो या सहकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का हो, सबको शामिल करेंगे। बस क्षेत्रीय बैंक को बैंकिंग लोकपाल योजना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है? इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए। तो देखो डायरेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 से 2017 तक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और देखो ये रिपोर्ट कब से कब तक का है? 1992 से लेकर के 2017 तक का है। 1992 से लेके 2017 तक का है। ठीक, पहला वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर का नियुक्ति किया जाए, उसका गठन हो, तरल कोष अनुपात बनाया जाए, ब्याज के स्तरों में कटौती किया जाए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात का एक मापदंड तैयार किया जाए, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को नई शाखाओं, ये तो नीचे वाला दिख ही नहीं रहा है। हुँ। इसके बाद आगे अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को नई शाखाओं खोलने की स्वतंत्रता, यानी जितने भी बैंक्स हो वो अपने मर्जी से ब्रांचेस खोल सकता है, इसकी सुविधा मिले। बैंक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक मानकों को सरल बनाना। अगर कोई निजी क्षेत्र का बैंक खोलना चाहता है, यानी प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है या प्राइवेट बैंक खुल रहा है नया, तो क्या-क्या खुलेगा उसका नियम कानून को थोड़ा सरल बनाया जाए। बैंकों की बकाया राशि की वसूली के लिए 6 विशेष वसूली न्यायाधिकरण बनाया जाए। अगर बैंक का कोई पैसा बकाया है, बैंक अगर किसी को लोन दिया है और अभी तक बैंक को लोन का पैसा नहीं मिला है, तो बैंक उन लोन का पैसा को किस तरीके से रिकवरी करेगा, इसके लिए भी जो है वो वसूली न्यायाधिकरण को बनाया जाए। ठीक? ये काम किया है। अच्छा, इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि निजी क्षेत्र में बैंकों के लिए आरबीआई का दिशा निर्देश, जो निजी क्षेत्र के बैंक हो यानी जो प्राइवेट बैंक है, उसके लिए आरबीआई क्या काम करता है? एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। अगर आपको मन करता है कि नहीं सर इसको पढ़ना है, तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना कि निजी क्षेत्र के लिए आरबीआई का दिशा निर्देश, उसमें आपको कम से कम आप 10 पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं बताएँ, ठीक? तो बस इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, डेट्स याद रखना है, कौन-सा समिति का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और उन समिति ने बैंकिंग सुधार के लिए कौन-कौन सा सुझाव दिया, इसको ज़रूर याद रखना और नरसिम्हा समिति को ज़रूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अगर बैंक में
भारतीय बैंकों में सुधार का जिक्र आएगा तो नरसिम्हा समिति का जिक्र सबसे पहला किया जाता है। इसलिए इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है? बस हो गया, ये लास्ट चैप्टर था हम लोगों का बैंकिंग का। इसके बाद बैंकिंग हम लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका बजट पढ़ेंगे। बजट का एक चैप्टर है, एग्जाम में 5 से 7 नंबर का बजट पूछेगा, उसको करेंगे। इसके बाद हम लोग विदेशी विनिमय दर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो कीन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी मोटा-मोटी और 6 वीडियो आएगा। इसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद वन शॉट वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का आ रहा है, उसको करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, 100 टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, मैराथन करा रहे हैं, उसको कराओ। उन सबको करने से आपका एग्जाम में 90% मार्क्स इकोनॉमिक्स में अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसलिए जो चीज़ करवा रहे हैं उसको ज़रूर करना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।